नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरिट मंत्रा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरिट मंत्रा अब जो है संजीवनी बैच निरंतर चला रहा है और इस संजीवनी बैच के अंदर हमने अब तक 2 टॉपिक कर लिए हैं और अपने भौतिक प्रदेश के अंदर मरुस्थल को पूरा कर लिया है। आज की पूरी क्लास हमारी अरावली के ऊपर होने वाली है और हम अरावली को जो है पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। अरावली के लिए भी आप के लिए वैसे ही फ्लो चार्ट्स लेकर आए हैं ताकि आप लोग जो है हर चीज़ को आसानी से समझ सकें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके अंदर हमारी इस क्लास की सारी पीडीएफ, सारे पीवाईक्यू, सारे एमसीक्यूज़ और सारे फ्लो चार्ट्स के नोट्स वो वहीं पर अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो ये नोट्स बिना किए ऐसे मार्क नहीं किए हुए एकदम क्लियर नोट्स, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ऐसी इम्पोर्टेंट क्लासें आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, ये क्लासें केवल और केवल मेरिट मंत्रा पे ही मिलेगी। इसलिए मेरिट मंत्रा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बिना किसी देरी के अब अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ही अपने सामने क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में यह है कि राजस्थान में जो विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका क्या नाम है। क्वेश्चन है कि जो प्राचीनतम जो पर्वत है अपने, वो सब गोंडवाना लैंड के ही भाग है, तो वो जो है उनका नाम क्या है। कहने का मतलब अपने राजस्थान में जो प्राचीनतम पर्वत है विश्व के, उन पर्वतों के अंदर में से वो सभी किसके भाग होते हैं, गोंडवाना लैंड के ही है। तो उनमें से सबसे प्राचीनतम का क्या नाम है, तो सबसे प्राचीनतम पहाड़ है अपना अरावली पर्वत, जो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। इस अरावली के अंदर 9% तो क्या है भूभाग और 10% क्या रहती है, जनसंख्या रहती है। अपन क्या करते हैं, थोड़ी अरावली की उत्पत्ति को लेकर समझ लेते हैं। अरावली के अलावा भी उसके साथ में जो उसके भाई बहनों का जन्म हुआ था, यानी कि उनकी भी जो उत्पत्ति हुई थी, उनकी भी चर्चाएँ करते हैं। देखो, अरावली की जो उत्पत्ति हुई थी वो किसी आर्किन घटना के कारण अरावली की उत्पत्ति हुई थी और कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के अंदर हुई थी। अरावली के निर्माण की अगर हम बात करें तो अरावली का जो निर्माण है वो 59 करोड़ ईयर्स एगो, यानी कि 59 करोड़ पहले हुआ था। 59 करोड़ साल पहले किसका हुआ था, अपने अरावली का निर्माण हुआ था। अगर हम देखें अरावली के जैसे ही पर्वत कुछ और है जिनका नाम है कैलिडोनियन, ठीक है, कैलिडोनियन एरा, यानी कि ये क्या है, टाइम पीरियड है कैलिडोनियन। और इस टाइम पीरियड में कौन से पर्वत का निर्माण हुआ था, अपलेशियन का। तो ये भी अरावली जब जिस टाइम पे बन रही थी उसी टाइम पीरियड में किसका निर्माण हुआ, अपने अपलेशियन पर्वत का। और कौन से टाइम पीरियड में हुआ, कैलिडोनियन टाइम पीरियड के अंदर। इसी के अलावा हर्षियन जो एरा था, हर्षियन एरा के अंदर किसका निर्माण हुआ था, अपने सतपुड़ा और विंध्यन पर्वतों का निर्माण हुआ था। किसका, सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत का। अपलेशियन पर्वत की बात करें, अल्पाइन जो घटना हुई थी, यानी कि टर्शियरी युग की अगर हम बात करें, जिस टाइम पे कौन सी घटना हुई थी, अल्पाइन। जैसे प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर आर्कियन घटना हुई थी, वैसे ही टर्शियरी युग के अंदर अल्पाइन घटना हुई थी। उस टाइम पे नवीनतम पर्वत बने थे और उन नवीनतम पर्वतों के अंदर सबसे मुख्य था हिमालय। अपने लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, हिमालय, तो अपन ने हिमालय लिखा है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बने थे। अब देखो, अपनी जो अरावली थी, पृथ्वी पर बनने वाला पहला वल्लित पर्वत कौन सा था, अरावली ही था। वल्लित पर्वत कौन सा था, अरावली था। कौन सा वाला, वल्लित पर्वत। कौन बना था, अरावली बना था सबसे पहले नंबर पर। अब अरावली की अगर हम कुछ विशेषताएं देखें और इसकी वर्तमान स्थिति को अगर हम समझते हैं, तो जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पे अरावली की ऊंचाई कितनी थी, 2800 मीटर थी। कितनी थी, 2800 मीटर। और वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 930 मीटर, यानी कि ये कटती जा रही है। इसीलिए अपन अरावली को क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो वो 930 मीटर ही आती है और इसका मतलब ये एक पहाड़ी का ही दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन जब इसकी उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पे 2800 मीटर की थी और हमने उस फर्स्ट क्लास में ही देखा था स्थिति भौतिक प्रदेशों के अंदर कि यदि किसी भी स्थान का समुद्र तल से ऊंचाई 2700 मीटर है तो वो क्या हो जाएगा, अपना पर्वत हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई 2700 से ज़्यादा है, यानी कि 2800 है। इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं, आज भी पर्वत ही कहते हैं। हालांकि ये कट फट के छोटा हो चुका है, लेकिन फिर भी अपन क्या कहेंगे, इसे पर्वत ही कहेंगे। अब देखो, कैलिडोनियन जो एरा था उस टाइम पे कौन से पर्वत का निर्माण हुआ, अपलेशियन पर्वत का निर्माण हुआ। और इस अपलेशियन पर्वत की तुलना ये अब कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर है। और जो ये अपलेशियन पर्वत है इसकी तुलना किससे की जाती है, अरावली से की जाती है। किससे की जाती है अपलेशियन पर्वत की तुलना, अरावली से इसकी तुलना की जाती है। अरावली कैसा पर्वत है, वल्लित पर्वत है। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि गौड़ अवस्था के अंदर है, यानी कि ये कटा पिटा हो चुका है, छिद्रित हो चुका है। क्या हो चुका है, अरावली हो चुका है। अरावली अपने देख लो राजस्थान में यहाँ पर है। अब थोड़ा सा अपन लोग अगर अपन समझने की कोशिश करें तो कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कुछ अरावली की जो
कंडीशंस है, यानी कि जो अरावली अपने राजस्थान में कहाँ पर है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। ये अपन ने क्या पढ़ा, अरावली के जितने भी भाई बहन थे जो उसके साथ में बने, उसके बाद में बने, उसके पहले बने, उन सब के ऊपर अपन ने चर्चा की। शुरू में अरावली की क्या कंडीशंस थी उनको अपन ने समझा। अब अरावली के साथ में क्या चल रहा है उसको अपने को समझना है। ठीक है, अपन एक एक करके सारे प्रश्न यहाँ पर करते हैं। अपने सामने पहला प्रश्न आता है, अरावली पर्वत श्रेणी। पहला प्रश्न कौन सा है कि अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है, यानी कि कौन से काल में अरावली पर्वत श्रेणी का विकास हुआ है। सारे क्वेश्चन PYQ है, एक भी क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर बाहर से नहीं लाया गया, सब पिछले सालों के अंदर जो पूछे गए वही है, किसी फालतू की किताब से उठा के क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। देखो, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना गया है, तो देखो अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है प्री कैम्ब्रियन युग में किसका निर्माण हुआ, अरावली का निर्माण हुआ। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, किस कंडीशन में विद्यमान है, तो देखो वर्तमान में तो कौन सी कंडीशन में, अवशिष्ट पर्वत के रूप में। उस टाइम पे ये वल्लित पर्वत था, फर्स्ट में कौन सा पर्वत था, वल्लित पर्वत था। लेकिन वर्तमान में कैसा पर्वत हो चुका है, एक अवशिष्ट यानी कि गौण अवस्था के अंदर यह पर्वत है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है, कौन सी पर्वतमाला जो है वल्लित पर्वतमाला है निम्न में से प्राचीनतम, तो वो है अपनी अरावली, सबसे प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं तो अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, अपने को सत्य कथन को छांटना है। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, उसके ऊपर अपने को डिस्कस करनी है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, नहीं, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ये प्री कैम्ब्रियन युग, एक तो प्री होता है और एक बिना प्री का होता है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये प्री कैम्ब्रियन है, ये कैम्ब्रियन है, और इसका निर्माण जो अरावली था उसका निर्माण किस में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन में। वर्तमान में ये एक अवशिष्ट पर्वत है, ये थोड़ा सही बात है। ठीक है, दूसरा सही है, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, नहीं, आग्नेय चट्टानों से नहीं बना हुआ है। ठीक है, और यह दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, यहाँ से यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। अरावली कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में, यह भी सही है। तो इसका मतलब अपने ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा के पास में है, वहाँ से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ 550 किलोमीटर किसकी लंबाई है, अरावली की लंबाई है। थोड़ा अरावली को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, अरावली को अगर डिटेल में समझना है तो इसके लिए अपने को इस फ्लो चार्ट को थोड़ा डीपली रिसर्च के साथ में पढ़ना होगा। अरावली कौन कौन से जिलों में, राज्यों में है, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अंदर है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर है। अब अरावली जो है वो अरब सागर के, यहाँ से अरावली का जो है निर्माण यानी कि प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रारंभ कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुई, अरब सागर से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए अरब सागर को क्या कहते हैं, अरावली का पिता कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अरावली का पिता किसे कहते हैं, अरब सागर को कहते हैं। और कहाँ से स्टार्ट होती है, अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से इसका प्रारंभ होता है, और फिर ये यहाँ से चलती हुई पालनपुर गुजरात में आई, फिर राजस्थान में 550 किलोमीटर चली, हरियाणा के अंदर यहाँ से निकली, और हरियाणा में इसे दोस्ती पर्वत कहते हैं। ठीक है, और अपने राजस्थान में से अरावली कहते हैं। फिर हरियाणा से फिर यहाँ पर रायसीना हिल्स दिल्ली में आई, और दिल्ली में आने के बाद में वहाँ पर इसे क्या कहते हैं, रायसीना हिल्स कहते हैं। और अंतिम बिंदु कौन सा अपना, यही है रायसीना हिल्स, जहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, संसद भवन बना हुआ है और JNU यूनिवर्सिटी बनी हुई है। क्या क्या बना हुआ है, संसद भवन और JNU यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है, 692 किलोमीटर किसकी लंबाई है, अरावली की, जिसमें से राजस्थान के अंदर 550 है, यानी कि कुल 80% तो केवल राजस्थान के अंदर ही है। अब देखो, अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अरावली का विस्तार राजस्थान में कितना है, और अरावली का जो निर्माण यानी कि उत्पत्ति कहाँ से होती है, अरब सागर से, प्रारंभ कहाँ से होता है, मिनिकॉय द्वीप से। जिलों के स्थान से पूछा जाए तो पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है, और राजस्थान से होती हुई डोसी यानी कि हरियाणा में जाती है, हरियाणा से लास्ट बिंदु है रायसीना हिल्स। अब देखो, अरावली के कुछ उपनाम हैं। उससे पहले देखो, अरावली की आकृति कैसी दिखती है, एक वीणा के समान दिखती है। अब वीणा के समान दिखती है, इसका मतलब क्या, सच में वीणा के समान दिखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अरावली की आकृति कैसी दिख रही है आप लोगों को, एक वीणा के समान यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे यहाँ पर ये निकल रही है, इसके अलावा ये यहाँ पर आएगी, और यहाँ से थोड़ी सी यूँ घुमा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो पहाड़ियाँ है पास में होने के बाद में मैप में इतना क्लियर नहीं है, बट अगर ये पास में होगी तो ये पहाड़ी यहाँ से घूम के यहाँ टच हो रही है, इसलिए कैसे दिखती है, एक वीणा के समान दिखती है। ठीक है, किसके समान दिखती है, आकृति वीणा के समान, या फिर आप इसे कर्णवृत्त भी कह सकते हो। क्या कहते हो, कर्णवृत्त भी आप इसे कह सकते हो। अब एक चीज़ देखो, अरावली के कुछ उपनामों की बात करें तो भौगोलिक
रूप में से तो मेरू कहते हैं। राजस्थान के अंदर की बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। राजस्थानी भाषा में से अड़ावट्टा कहते हैं, विष्णु पुराण में से परिपत्र कहते हैं, उदयपुर के अंदर भी से अड़ावट्टा ही कहते हैं, बूंदी में से आडावाला कहते हैं, सिरोही में आबू गुलाब कहते हैं, माउंट आबू में इसे साईमेरू और हेमेरू कहते हैं, सीकर में मालखेत की पहाड़ी कहते हैं, और झालोर में सूंदा की पहाड़ी, बाड़मेर में मालानी, भरतपुर में दमदमा कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या कहते हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम होते हैं, फिर भी आपको याद रखना है। अन्य तत्व की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों की पंक्ति। क्या होता है? चोटियों की पंक्ति। अबुल फसल कहते हैं कि ऊँट की गर्दन के समान क्या है? आपकी अरावली है। खनिजों का क्या है? ये अजायब घर या म्यूजियम आप कह सकते हो। और नदियों की क्या है? ये जननी है, क्योंकि आपको पता है अरावली से कितनी सारी नदियाँ निकलती है। लास्ट में अपन लोग देखेंगे अरावली से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, ठीक है। और अरावली के ऊपर कौन कौन से दुर्ग भी बने हुए हैं। राजस्थान का विस्तार में अगर हम देखो, कर्नल जेम्स टोड की अगर हम कुछ बातें देखें तो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि गुरु शिखर संतों का शिखर है। अरावली के अंदर ही एक पर्वत है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी कुल ऊंचाई 722 मीटर है। कितनी है? 722। और कभी भी ऑप्शन के अंदर 727 भी मिल जाता है, तो 722 से 727 दोनों ही राइट आंसर है। तो गुरु शिखर, इन्होंने क्या कहा कि वो जो गुरु शिखर है वो क्या है? संतों का शिखर है। और आबू पर्वत क्या है? हिंदुओं का ओलंपस है। आबू पर्वत को क्या कहा गया है? हिंदुओं का ओलंपस। गुरु शिखर को क्या कहा गया है? संतों का शिखर कहा गया है। आगे हम देखें तो अरावली का राजस्थान में अगर विस्तार देखें तो इसका श्रेष्ठतम भाग कौन सा है? इनकी सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? आबू पर्वत खंड। और स्थानीय नाम में इसे मेवाड़ के अंदर मगरा कहते हैं और मारवाड़ में भाकर या भाकर कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को अपने को पढ़ने के बाद उससे संबंधित, उस पेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपने को उन सभी के ऊपर क्या करनी है? चर्चाएं करनी है, जिससे कि क्या होगा, जो पेज अपन लोग पढ़ के निकले उस पेज के क्या उसके अपना रिविजन हो सके। अब देखो यहाँ हम देखते हैं अरावली पर्वत का विस्तार। अरावली पर्वत के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है, ठीक है। दिल्ली में कहाँ क्या कहते हैं? इसे रायसीना कहते हैं। क्या कहते हैं? रायसीना, जिस पर संसद भवन और JNU यूनिवर्सिटी बनी हुई है। और 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला जो है वो सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? अरावली पर्वतमाला जहाँ से इसकी जड़ है, यानी कि जहाँ से इसका जन्म हुआ है, वो स्थान कौन सा है? तो वो अरब सागर है। अरब सागर का तल है। अगर मिनिकॉय द्वीप से इसका प्रारंभ होता है, अरब सागर को क्या कहते हैं? अरावली का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। अरावली मरुस्थल, विचार करने के ऊपर देखते हैं तो अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। क्या ये बात सही है? क्या अरावली जो है वो मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है? अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। और अगर आगे देखते हैं तो राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। ये बात गलत हो चुकी है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, क्योंकि देखो राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। अरावली से प्रभावित है, इसलिए तो पश्चिम में वर्षा नहीं होती है, इसलिए तो अरब सागर की जो पवनें है वो सीधी निकल जाती है पंजाब की दिशा में। अरावली के अनेक नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं अरावली पर्वतमाला दक्षिण में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? कह रहा है कि दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व में कहाँ पर चली जाती है। तो देखो दक्षिण में किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व चली जाती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम का पूछ रहा है। कहाँ से प्रारंभ होती है? सिरोही के खेड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होती है। इसको यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में अपन समझेंगे। देखो समझने की कोशिश फिर से यहाँ पर करो। यहाँ पर अपन क्या समझेंगे? अरावली के विस्तार को समझेंगे, कहाँ से अरावली का प्रवेश होता है और कहाँ से अरावली अपने राजस्थान से निकल जाती है। तो देखो अरावली जो है अपने राजस्थान के अंदर खेड़ ब्रह्मा सिरोही से प्रवेश करती है और कौन से कोण के अंदर, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो उस दक्षिण पश्चिम को अपन लोग फर्स्ट की क्लास, प्रथम क्लास ही अपनी स्थिति विस्तार की थी, सेकंड क्लास स्थिति विस्तार की थी, उसके अंदर अपन ने देखा था नैऋत्य कोण है दक्षिण पश्चिम का मतलब। और अगर आप इसके अक्षांशों की बात करते हो, देशांतर की, थोड़ी बाद में करते हैं अपन, इसको पहले समझते हैं। और यह इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? खेड़ ब्रह्मा सिरोही से। और अंत कहाँ पर होता है? खेतड़ी झुंझुनू अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग खेतड़ी झुंझुनू से होता है। और कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व दिशा है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ईशान कोण। ईश्वर का वास है उत्तर पूर्व, यहाँ से ये वाली दिशा आपको पता हो तो।
अब देखो अरावली की कुल लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग 80% भाग है। भूभाग की अपन लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली, भूभाग 9% है, जनसंख्या 10% है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इसका विस्तार देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये भी अपन लोगों ने देख लिया है अरावली पर्वत का। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अक्षांश के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 72 डिग्री 10 मिनट क्या है इसका देशांतर है। 23 डिग्री 20 मिनट क्या है अक्षांश है, 72 डिग्री 10 मिनट क्या है इसका देशांतर है। तो 23 डिग्री 20 मिनट अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट अक्षांश हो चुका है, यानी कि उत्तरी अक्षांश हो चुका है 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट तक का। और अगर आप इसके देशांतर की बात करते हो तो 72 डिग्री 10 मिनट से लेकर आपके 77 डिग्री 50 मिनट क्या है देशांतर है। अब ये अक्षांश देशांतर की चर्चा हो चुकी है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट कभी कभी किसी बड़ी वैकेंसी जैसे SI हो चुका है, RS हो चुका है, इन बड़ी वैकेंसीज में पूछा जाता है, छोटी मोटी वैकेंसीज में इसके बारे में चर्चाएं नहीं की जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर हम अरावली को समझने के प्रयास करें तो इसकी कुल अरावली की जो ऊंचाई है वो 930 मीटर है। कितनी है, 930 मीटर। और दक्षिणी अरावली की है 1000 मीटर, मध्य अरावली की 700 मीटर, उत्तरी अरावली की 450 मीटर है। अरावली के महत्व को अगर अपन लोग समझते हैं तो अरावली के महत्व में देखो कि इसका जो लाभ है वो मरुस्थल का प्रसार, देखो मरुस्थल के प्रसार को ये रोकती है। अगर महत्व को समझे तो एक लाभ एक हानि को समझेंगे। लाभ में क्या है कि मरुस्थल का जो प्रसार होता है, यानी कि जो पूर्व की दिशा में जब मरुस्थल आता है उसको रोकने का ये क्या करता है, प्रयास करता है। हानि की अगर हम बात करें तो वर्षा में सहायक नहीं है, यानी कि हानि क्या होती है, वर्षा में सहायक नहीं है। मैंने अभी पहले बताया था अरब सागरीय जो हवाएं आती है वो इसके समांतर होकर पंजाब की साइड में चली जाती है, और वहीं से बंगाल की खाड़ी वाली जो अपनी हवाएं आती है मानसूनी हवाएं, वो अपने केवल पूर्वी मैदान में होती है, रेगिस्तान में नहीं होती है। इसी कारण से रेगिस्तान में क्या हो रहता है, सूखा रहता है, तो इसीलिए ये वर्षा करने में भी कंप्लीट रूप से सहायक नहीं है। उत्तरी अरावली के अंदर क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक गैप पाए जाते हैं। वही मध्य अरावली के अंदर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, घाटियाँ पाई जाती है। दक्षिणी अरावली के अंदर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, ऊंचाई व विस्तार पाया जाता है। क्योंकि दक्षिणी अरावली का मतलब हो चुका है, यानी कि ये दक्षिणी अरावली है, ये आपकी क्या हो चुकी है, उत्तरी अरावली हो चुकी है, ये आपकी क्या है, मध्य अरावली है। अब ये जो दक्षिणी अरावली है इसके अंदर आप खुद देख सकते हो, जैसे माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट आबू हो चुका है, गुरु शिखर हो चुके हैं, ये बड़ी बड़ी चोटियाँ, शेर, जरगा, ये सब आपके दक्षिणी अरावली के अंदर ही है। और इन सब की ऊंचाई क्या है, कम से कम शेर की 1597 है, वैसे गुरु शिखर की 1722 1727 है। इसी तरीके से जो है इनकी ऊंचाई क्या है, सर्वाधिक है। इसलिए दक्षिणी अरावली की क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई है। यहाँ पर सर्वाधिक घाटियाँ है, जैसे पुष्कर घाटी हो चुकी है, कुकरा घाटी हो चुकी है, ये ऐसी घाटियाँ कहाँ पर है, अपने मध्य अरावली में। उत्तरी अरावली के अंदर सर्वाधिक गैप है, यानी कि यहाँ पर जो है अरावली जो है कटिपटी छिद्रित है, इसी कारण यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक गैप है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखो कि जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह दिशा कौन सी है, यानी कि अरावली श्रेणियों की चौड़ाई किस दिशा में बढ़ती है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो अरावली की सबसे ज़्यादा चौड़ाई दक्षिण में होती है और उत्तर में इसकी सबसे कम चौड़ाई होती है। हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व से आते समय हमारे दक्षिण पश्चिम की दिशा में क्या हो जाती है, चौड़ाई सर्वाधिक हो जाती है। यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में आते समय क्या हो जाती है, चौड़ाई सर्वाधिक हो जाती है। वहीं अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अरावली पर्वत का विस्तार है, तो अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक है। ये अपन ने पहले भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है। कौन सा भौगोलिक अंचल क्या है, सबसे अधिक ऊंचा है, तो अपना अरावली जो है वो सर्वाधिक ऊंचा है। अगर अपन लोग चारों प्रदेशों को अगर बांटे तो उसमें अरावली की ऊंचाई सर्वाधिक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन है। तो जल का विभाजक भी अपने अरावली पहाड़ी करती है, क्योंकि यह राजस्थान के मध्य से होती है, इसलिए इस साइड में तो वर्षा होती नहीं है और इस साइड में सर्वाधिक वर्षाएँ हो जाती है। कौन सी पर्वत श्रेणी, ये कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी सीमा, देखो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का विभाजन करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के बीच में से उसको अलग करती है, तो ऐसे अपने अरावली ही है। ठीक है, अब आप ये मत देखना कि सर अरावली पढ़ा रहे तो अरावली के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें तो ऑप्शन अरावली होगा। ये सब क्वेश्चन PYQ है, इसलिए अपने को सारों को ऐड किया, एक को भी नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, देखो अरावली के अगर राजस्थान में अगर हम देखें, राजस्थान में देखो इसके अंदर अगर अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य कौन करती है, अरावली पर्वत करता है। कौन करता है कार्य, है अभी अरावली पर्वत ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम बताइए जो थार के मरुस्थल, रेगिस्तान का और चंबल घाटी को अलग करता है। तो वह भी आपका कौन है, अरावली पर्वत श्रेणी, क्योंकि चंबल तो आपका पूरे मैदानी क्षेत्र में आ गया और थार का मरुस्थल आपका पश्चिमी में आ चुका है, तो इन दोनों को अलग कौन करता है, आपके अरावली करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत में से कौन सा भाग से सर्वाधिक अंतराल पाए जाते हैं, यानी कि सर्वाधिक गैप कौन से जो है भाग में है। अपन ने जस्ट पढ़ा था उत्तरी भाग के अंदर, यानी कि उत्तरी अरावली के अंदर क्या है, सर्वाधिक गैप है। अगर आप एक चीज़ समझोगे तो घाटियों के बीच में भी गैप होता है। इस एक चित्र में मैंने समझा रखा है, यहाँ पर देखो, इस चित्र में देखो घाटियों के बीच में भी गैप होता है। इसीलिए उत्तरी और मध्यवर्ती ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो यहाँ पर उत्तर और मध्यवर्ती अरावली के अंदर क्या होते हैं, सर्वाधिक गैप पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन थोड़ी सी अरावली की चोटियों के ऊपर चर्चाएं करते हैं और दक्षिणी अरावली को अपन समझेंगे और उसकी सारी चोटियों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन दक्षिणी अरावली के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो देखो दक्षिणी अरावली को अपन लोग आराम से समझेंगे। अब देखो दक्षिण, उत्तर और मध्य अरावली को समझने के बाद में अपने सामने कुछ और अरावली की छोटी छोटी चोटियाँ आएगी जहाँ से नदियों का उद्गम होता है। कुछ ऐसी चोटियाँ जहाँ पर किले बने हुए, उनके ऊपर भी अपन लोग चर्चाएं करेंगे। देखो दक्षिणी अरावली की अगर हम बात करें तो जो दक्षिणी अरावली है, इस दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर है। कितनी है, 1000 मीटर है। और इसका प्रारंभ खेड़ ब्रह्मा से होता है और देवगढ़ राजसमंद तक इसका अंत हो जाता है। दक्षिणी अरावली की बात की जा रही है, देवगढ़ राजसमंद तक ही दक्षिणी अरावली को माना जाता है। इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई है, सर्वाधिक विस्तार वाला भाग भी क्या है, आपके दक्षिणी अरावली ही है। देखो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर। सर्वाधिक ऊंचाई यहीं पर है, सर्वाधिक विस्तार वाला भाग भी यही है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी कहाँ से होता है, दक्षिणी अरावली से ही होता है। कहाँ से होता है सर्वाधिक नदियों का उद्गम, दक्षिणी अरावली से। वर्षा भी सर्वाधिक दक्षिणी अरावली में होती है। वनस्पति भी सर्वाधिक दक्षिणी अरावली के अंदर ही है। जनजातियों का निवास भी सर्वाधिक दक्षिणी अरावली में है। खनिज व भंडार का उत्पादन भी दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक होता है। मीठे पानी की झीलें भी दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक है। वहीं अगर दर्रे और पठारों की बात करें तो वो भी दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक है। मीठे पानी की झीलें जैसे जयसमंद, राजसमंद झीलें, ऐसी सारी दक्षिणी अरावली के अंदर ही है। इस तरह अंतरित कृषि वालर भी यहीं पर होती है। मक्का का उत्पादन भी सर्वाधिक इसी क्षेत्र में होता है और वन्य जीव भी सर्वाधिक अपने दक्षिणी अरावली के अंदर ही है। देखो इस भाग में सबसे पहले वर्षा होती है, ठीक है। कैसे होती है, अरब सागर की जो पवनें आती है उनसे कुछ वर्षा सबसे पहले अपने दक्षिणी अरावली के अंदर हो जाती है। उसके बाद में अरब सागर की हवाएं, पवनें जो है समांतर निकल जाती है। बंगाल की खाड़ी वाली तो बाद में आती है, उससे पहले अपने अरब सागर वाली आ जाती है। इसके बाद देखो कुछ चोटियों के ऊपर अपन चर्चाएं करते हैं एक एक करके। तो देखो अपन अगर अब इसकी चोटियों को आराम से जूम करके देख लेते हैं एक एक चोटी को। देखो यहाँ पर देखो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर क्या है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। कितनी है, 1722 मीटर है। अगर इस पर दत्तात्रेय ऋषि के मंदिर को जोड़ा जाए तो 1727 मीटर हो जाती है। यानी कि 1722 और 1727 दोनों ही क्या है, इसकी ऊंचाई बराबर मतलब सही मानी जाती है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि अरावली की ऊंचाई, सॉरी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है बिना दत्तात्रेय ऋषि के मंदिर के, तो 1722 है। और अगर दत्तात्रेय ऋषि के मंदिर को इसमें शामिल किया जाए तो 1727। शेर की ऊंचाई कितनी है, 1597 जो सिरोही के अंदर है, और देलवाड़ा भी सिरोही में ही है, और 1442 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। जरगा की बात करूं तो 1431 है और ये उदयपुर के अंदर है। अचलगढ़ आपके सिरोही के अंदर 1380 मीटर है। आबू है जो 1295 सिरोही के अंदर है। कुंभलगढ़ 1224 राजसमंद के अंदर है। धोनिया डूंगर 1183 उदयपुर के अंदर है। जयगढ़ 1090 सिरोही के अंदर है। वहीं पर नेक्स्ट है ऋषिकेश। ऋषिकेश के अंदर अगर आप देखोगे तो यह है आपके 1017। कितनी है, 1017 सिरोही और उदयपुर के अंदर इसका विस्तार है। कमलनाथ की अगर हम बात करें तो 1000 है, उदयपुर के अंदर है। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो कि 1000 की ऊंचाई रखने वाले कितनी चोटियाँ हैं। तो सर्वोच्च देखो गुरु शिखर 1, शेर 2, देलवाड़ा 3, जरगा 4, अचलगढ़ 5, आबू 6, कुंभलगढ़ 7, धोनिया डूंगर 8, जयराज 9 और ऋषिकेश 10 और कमलनाथ 11। तो हम कह सकते हैं 11 ऐसी चोटियाँ हैं जो आपकी 1000 से अधिक ऊंचाई रखती है। किससे अधिक ऊंचाई रखती है, 1000 से अधिक ऊंचाई रखती है। अब आगे अपन लोग चलते हैं जो 900 से, जो 1000 से कम की ऊंचाई रखती है। देखो ऐसी कौन कौन सी चोटियाँ है, ऐसे तो सब कुछ याद रखना है, लेकिन फिर भी 1000 से ऊपर वाली को आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानकर उन्हें ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है क्योंकि क्रम भी सबसे पहले इन्हीं से पूछा जाता है। आगे देखो जो सज्जनगढ़ की ऊंचाई है वो 938 मीटर है, ये उदयपुर के अंदर है। वहीं आपकी खो ये जयपुर के अंदर, ये एक मिसप्रिंट हो चुका है, ये यहाँ पर नहीं आएगी। आगे देखो सायरा, ये आपकी उदयपुर के अंदर है 900 मीटर की। लीलागढ़
874 है उदयपुर के अंदर। डोरा पर्वत 869 जो है आपके झालोर के अंदर है 869। वहीं नागफनी आपके 867 उदयपुर के अंदर है। गोगुंदा 840 मीटर आपके उदयपुर के अंदर है। और इसराना भाकर आपके 839 झालोर के अंदर है। ये सब आपके क्या हो चुके हैं, दक्षिणी अरावली की चोटियाँ हो चुकी है। यहाँ तक अपन लोगों ने सारी चोटियाँ और सारा विस्तार जो है दक्षिणी अरावली का समझा है। अब अपन लोग जो कुछ दक्षिणी अरावली के प्रश्न उत्तर करते हैं ताकि जो है अपना दक्षिणी अरावली का रिवीजन भी अच्छे से हो सके। तो देखो सबसे पहले अपने सामने क्वेश्चन आता है, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वह है आपका दक्षिणी अरावली का भाग जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तरी अरावली के अंदर जो है सर्वाधिक गैप है। मध्य अरावली में सर्वाधिक घाटियाँ हैं। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो देखो सिरोही जिले में इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है, क्योंकि हमने देखा है जैसे गुरु शिखर हो चुका है। और इस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1727। वहीं शेर जैसे चोटियाँ हो चुकी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597। सब कहाँ पर है? ये सिरोही के अंदर ही है। अब देखो अपन लोग जो है अरावली के कुछ प्रमुख पठारों को देख लेते हैं। जो दक्षिणी अरावली है इसके कुछ पठारों को देखेंगे, उसके बाद में दक्षिणी अरावली की कुछ शब्दावलियों को और कुछ स्थानों को समझेंगे। ये भी आपके दक्षिणी अरावली से संबंधित ही है। इसके बाद इनसे संबंधित अपन लोग प्रश्न उत्तरों को करेंगे। सबसे पहले अपन लोग जो है पठारों को समझेंगे, और 6 पठार है अपने दक्षिणी अरावली में सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे उड़िया के पठार को। इनको आराम से जूम करके अपन लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। देखो उड़िया के पठार की अगर अपन लोग बात करते हैं तो देखो उड़िया का पठार जो है इसका स्थान कौन सा है? सिरोही। कौन सा है? सिरोही। आबू पर्वत पर ही ये उड़िया का पठार है। ठीक है, अब देखो विशेषता क्या है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। और इस पर कौन स्थित है? गुरु शिखर। देख सकते हैं इस पठार पर कौन सी चोटी बनी हुई है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। देखो गुरु शिखर जो है इसी भाग का भाग है, यानी कि गुरु शिखर भी इसी भाग पर बनी हुई है, उड़िया के पठार पर बनी हुई है। प्रथम नंबर का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? आपके भोराट का पठार, जो कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार। और राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। और यह देखो जल संभर व अरीय प्रतिरूप का यह उदाहरण है, जिससे नदियाँ क्या जाती है? बाहर जाती है। और जिसके अंदर नदी आकर गिरती है वो अभिकेंद्रीय का उदाहरण होता है, जिससे नदियाँ बाहर निकलती है वह अरीय या जल संभर का उदाहरण होता है। पहले नंबर का हो चुका है अपना उड़िया का पठार। दूसरे नंबर पर भोराट का पठार। तीसरे नंबर पर आता है आबू का पठार। आबू का पठार देखो यह कहाँ पर है? सिरोही के अंदर ही है। राजस्थान का तीसरा व सिरोही का दूसरा नंबर का है। पहले नंबर पर उड़िया था। दूसरा नंबर का है 1200 मीटर इसकी क्या ऊंचाई है। और आकृति कैसे? गुबंदाकार, ये ऐसी इसकी आकृति है। वही ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि बैथोलिक जो है उससे इसका निर्माण हुआ है, बैथोलिक चट्टानों से। देखो माउंट आबू जो शहर है वो किस पर बसा हुआ है? आबू पठार पर बसा हुआ है। माउंट आबू शहर किस पे बसा हुआ है? आबू पठार पर बसा हुआ है। नेक्स्ट अपन लोग जो देखते हैं चौथे नंबर पर वो है मेसा का पठार। कौन सा पठार? मेसा का पठार। मेसा के पठार की अगर अपन लोग बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसकी ऊंचाई 620 या 616 मीटर है। अगर हम स्थिति की बात करें तो बेड़च और गंभीर नदी जो है वो इसके दोनों साइड से निकल रही है। देख सकते हैं कि ये बेड़च और गंभीर नदी के किनारे स्थित है। दुर्ग कौन सा बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इसी के ऊपर बना हुआ है। इसकी आकृति कैसी है? एक टोपी की जैसी क्या है या मेज की जैसी क्या है इसकी आकृति है इस पठार की। देख सकते हैं बेड़च नदी और गंभीर नदी का मिलन होता है, उस जगह पर क्या इनका संगम है। कुछ ही दूर आगे जाके मैनाल नदी मिल जाती है, इसलिए यहीं पर क्या बनता है? बिगोद में त्रिवेणी संगम बनता है, बनास, बेड़च और मैनाल का। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर नहीं बनता, कुछ दूर आगे जाके बनता है। मेसा के पठार की बात करें तो ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और इस पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो है वो बनाया गया है। वहीं अगर हम देखें तो भैंसरोडगढ़ का जो जल दुर्ग है वो भी इसी पर बना हुआ है, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? वेलोर कहते हैं। यहाँ से एक जलप्रपात भी निकलता है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। और संगम किसका होता है? चंबल और बामणी नदी का संगम यहाँ पर होता है। कौन कौन सी नदी? चंबल व बामणी नदी का संगम होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो चूलिया जलप्रपात बनता है। और प्रतापगढ़ जो है राणा प्रताप सागर जो बांध है वो भी इसी पठार के आसपास स्थित है। दूसरा छठे नंबर पर देखते हैं लसाड़िया का पठार। कौन सा? लसाड़िया का पठार। और यह कहाँ पर स्थित है? आपके सलूम्बर में स्थित है, जो पूर्व में उदयपुर, इसके पूर्व में उदयपुर है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? सलूम्बर में। पर तुम पहले क्या कहाँ पर था? ये उदयपुर के अंदर था, अब कहाँ पर है? सलूम्बर में। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में जो है यह विस्तार है इसका। कहाँ पर? जयसमंद झील के पूर्वी भाग के अंदर। और किस आकृति के रूप में? कटा फटा और विच्छेदित आकृति के रूप में इसका
ये पठार स्थित है। अब देखो लसड़े से संबंधित दो शब्द और आते हैं, जिसे लसड़िया बांध कहाँ पर है, ये अजमेर में डाई नदी पर बना हुआ है। और लसड़िया आंदोलन जो है वो संत माओजी ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में चलाया था। अगर अब हम देखें तो यहाँ पर प्रमुख शब्दावली और स्थानों के बारे में हम समझेंगे, जैसे गिरवा हो चुका है, भाकर हो चुका है, भौमट हो चुका है, मेवल हो चुका है, मगरा मगरी के अंदर अगर हम देखें तो मगरा मगरी में मोती मगरी, बाबा का मगरा, माछला मगरा, रेल मगरा, बेल का मगरी, हिरण मगरी, ये सबको अपने क्या क्या है मगरा मगरी के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा गिरवा, भाकर, भौमट एक और मेवल इनका अलग ही अस्तित्व है और मगरा मगरी का एक समूह होता है। तो देखो अगर अपन लोग एक एक चीज़ को क्लियर करें तो सबसे पहले अपन लोग जो है गिरवा को समझते हैं। देखो गिरवा को अपन आराम से जूम करके देख लेते हैं इसको क्लियरली। देखो जो इसका गिरवा का विस्तार है वो उदयपुर के अंदर है और इसका अर्थ है पर्वतों की श्रृंखला। जैसे ये पर्वत है, इन सभी पर्वतों को देखो मिलाकर एक श्रृंखला बन रही है। इसकी आकृति कैसी है, तस्त्री नुमा, यानी कि पहाड़ जो उदयपुर के चारों ओर फैले हुए हैं। जिस प्रकार से ये क्या है, एक उदयपुर सिटी है, इसके चारों तरफ ये क्या फैले हुए पहाड़, इन्हें क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं भाकर को। तो जो भाकर है, ये भाकर इनका स्थान कौन सा, सिरोही। ये किस में विस्तार है इनका, सिरोही के अंदर है। और वो कौन सी सिरोही है, पूर्वी सिरोही। अगर परिभाषा अगर देखें तो अरावली की उबड़ खाबड़ व तीव्र ढाल वाली यानी कि कंगे नुमा जो आकृति की जो पहाड़ियाँ होती है उन्हें क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। अरावली की उबड़ खाबड़ या तीव्र ढाल वाली जो कंगे नुमा आकृति की पहाड़ियाँ होती है उन्हें क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। और इनका विस्तार कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये ऊंचे तीक्ष्ण कटक होते हैं। कैसे, ऊंचे भी होती है आकृतियाँ और तीक्ष्ण यानी कि तीखी होती है। कैसी होती है, ऊंची और तीखी आकृतियाँ होती हैं इनकी, किनकी, भाकर की। नेक्स्ट देखो भौमट। भौमट को अगर अपन लोग समझे तो भौमट क्या है कि एक पठारी भूभाग है। भौमट क्या एक पठारी भूभाग है और इसका विस्तार जो है उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही के अंदर है। और मध्य का अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही के मध्य जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, भौमट कहा जाता है। और विशेषता देखो, अगर यह एक भील आबादी वाला क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, यह एक भील आबादी वाला क्षेत्र है भौमट। देखो भौमट नाम का एक आंदोलन भी हुआ था जिसका नाम था भौमट भील आंदोलन। कौन सा, भौमट भील आंदोलन। ये कौन सा आंदोलन है, यानी कि भौमट जो है उसकी दो चीज़ों को अपने को याद रखना है। भौमट का विस्तार उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही के मध्य है। वहीं भौमट भील आंदोलन जो है आपके कहाँ पर हुआ था, डूंगरपुर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं यहाँ पर मेवल को। मेवल के बारे में अगर अपन देखें तो इनका विस्तार डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य में किसका विस्तार है, मेवल का है। पहचान कैसे होगी, अरावली के विस्तृत पहाड़ी मेवल कहलाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। अन्य नाम अगर देखो, मेवल को डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर क्या कहते हैं, वागड़ बागड़, लाट प्रदेश, पाताल प्रदेश, गुप्त प्रदेश, पुष्प प्रदेश, ठीक है, कुमारी का खंड, नागखंड, व्याघ्रवाट, ये सब क्या कहते हैं, इसे मेवल को डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कहते हैं। ये चारों अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 5 नंबर पर देखते हैं मगरा और मगरी। इन मगरा मगरी से क्वेश्चन आने के चांस सर्वाधिक होते हैं। सबसे पहले मोती मगरी को देखते हैं, ठीक है। और मोती मगरी पर जो है महाराणा प्रताप का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। जापानी रॉक गार्डन भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा देखो बाबा का मगरा, जिस पर आइसलैंड रिसोर्ट जो है होटल, आइसलैंड रिसोर्ट होटल भी यहीं पर संचालित है। किसके द्वारा, आरटीडीसी के द्वारा। इसके बाद अगर अपन देखें तो उदयपुर के पश्चिम में जो है ये मेवल मगरा मगरी स्थित है। और देखो हिरणी मगरा जो है ये उदयपुर शहर के सेक्टर नंबर 3 के अंदर हिरणी मगरा स्थित है। उदयपुर के सेक्टर नंबर 3 के आसपास का क्षेत्र क्या है, हिरणी मगरा है। बेलका मगरी की अगर हम बात करें तो एकाधिकार वाला खनिज जो है बेलका मगरी के अंदर निकलता है। और कौन सा खनिज है वो, वेलेस्टोनाइट। कौन सा खनिज है, वेलेस्टोनाइट खनिज का उत्पादन कहाँ पर होता है, बेलका मगरी में। इस खनिज को क्या कहते हैं, एकाधिकार वाला खनिज है। रेल मगरा की अगर हम बात करें तो दरीबा से राजपुरा खान, दरीबा राजपुरा की जो खान है वह आपके कहाँ पर है, रेल मगरा के अंदर स्थित है। माछला मगरा की बात करें तो इस माछला मगरा में मनसा पूर्णकर्णी माता का मंदिर स्थित है। और मनसा पूर्णकर्णी माता के मंदिर में क्या बनाया गया है, रोपवे बनाया गया है। और एक चीज़ और स्थित है वो है दूध तलाई। कौन से, दूध तलाई भी यहीं पर ही स्थित है। नेक्स्ट अपन लोग देखें तो यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, अपन उनको थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद में अपन लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले आता है अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। क्या आबू का खंड अरावली प्रदेश का भाग है? जी हाँ। अलवर खंड भी अरावली प्रदेश का भाग है, हाँ। और जयपुर खंड भी है, हाँ। लेकिन विंध्यन खंड जो है ये हाड़ौती प्रदेश का भाग है, ना कि अरावली खंड का। इसीलिए अपने ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तो सही हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसमें इसका भाग नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं सुमेलित करने वाली बात है। क्या सुमेलित करना है? क्या उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र उदयपुर में अपने को मिलान करना है। उत्तरी पूर्वी यानी कि अपन लोग अरावली को आराम से यहाँ पर बना लेते हैं। ये आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है कि यहाँ पर उदयपुर है, तो देखो उत्तरी पूर्वी के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको इसमें लगाना है अलवर। ठीक है, क्या लगाना है? अलवर, या फिर आप जयपुर भी इसमें लगा सकते हो। ठीक है, ये इसको अपन लोग थोड़ा बाद में देखते हैं। अलवर और जयपुर दोनों उत्तर पूर्वी के अंदर आते हैं, इसलिए अपन लोग इसे स्किप करते हैं। मध्यवर्ती की अगर हम बात करें तो मध्यवर्ती के अंदर आप लोगों के क्या आता है? मध्यवर्ती के अंदर आप लोगों की इसमें जयपुर आता है। मध्यवर्ती में जयपुर आता है, ये चीज़ जरूर कन्फर्म है। लेकिन दक्षिणी अरावली आपको ये कन्फर्म सबको पता है, इसमें उदयपुर आएगा। क्या आएगा? उदयपुर आएगा। और एक ऑप्शन में सिरोही भी है। लेकिन भोराट जो क्षेत्र है यानी कि भोराट का जो पठार है, ये आपका कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। भोराट का पठार कहाँ पर है? आपके उदयपुर के अंदर है। अगर आप देखो तो भोराट का पठार अगर उदयपुर के अंदर है तो C1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। इसके बाद देखो आपके दक्षिणी अरावली यानी कि D4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D4। सिरोही के अंदर दक्षिणी अरावली है। अरावली का मध्यवर्ती क्षेत्र आपका जयपुर हो चुका है, तो क्या हो चुका है? B2 हो चुका है। B2 हो चुका है। और उत्तरी अरावली आपके अलवर के अंदर है, तो A3 हो चुका है। तो A3 इसमें है, A3 इसमें है। उसके बाद देखो आपके B2 इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब आपके ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं। जो आपको आता है उसको मिलाते जाओ, जो नहीं आता उसको आप काटते जाओ उस टाइम पर। ठीक है, फिर बाद में आप लोगों को जो सेम मिल जाए उसमें से आपको छांटना है। अलग अलग आपको सारे ऑप्शनों के अंदर कन्फ्यूजन को क्रिएट नहीं करना है। आगे देखो अरावली प्रदेश के अपन लोग कुछ दर्रों के ऊपर बात करते हैं। तो देखो दर्रों में अगर हम देखें तो कुछ शब्दावलियों के साथ में कुछ दर्रों को भी समझेंगे, लेकिन शब्दावलियों को पहले समझ लेते हैं। शब्दावली में अगर हम देखें तो देश और एक शब्दावली है। देश और का मतलब क्या होता है? जो जरगा और रागा नाम की दो पहाड़ियाँ होती है, इन पहाड़ियों के मध्य में जो हरा भरा क्षेत्र होता है इसे क्या कहते हैं? देशहरो कहते हैं। जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरा भरा भूभाग क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है। अब दर्रे और नाल को पढ़ने से पहले ये समझो कि दर्रे और नाल होती क्या है। दर्रे और नाल क्या होती है? मेवाड़ की पहाड़ियाँ और मारवाड़ का जो मैदान होता है, यानी कि मेवाड़ की पहाड़ियाँ, मारवाड़ का मैदान, इनके मध्य का जो क्षेत्र है, इनके मध्य का जो संकीर्ण तंग क्षेत्र है, सकरा रास्ता है, उसे क्या कहते हैं? दर्रे या नाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्रे या नाल कहते हैं। परिभाषा को नीचे डेफिनेशन भी उसे समझ लो। परिभाषा में देखो कहा गया है कि मेवाड़ पहाड़ी और मारवाड़ मैदान के मध्य स्थित संकीर्ण रास्ता जो एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है और उनकी संस्कृति को समन्वय स्थापित करता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके दर्रे कहलाते हैं। शब्दावली में देखो हिमालय के अंदर देखो, थोड़ा जूम कर देते हैं आराम से इसे। देखो यहाँ पर देखो कि हिमालय के अंदर इसे क्या कहते हैं? ला कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय में दर्रों को ला कहते हैं। दक्षिणी भारत के अंदर इसे घाट कहते हैं। दक्षिणी भारत में क्या कहते हैं? घाट। और राजस्थान में क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नाल कहते हैं। अब देखो सारे दर्रे और नालों को अपन लोग जो है इसमें फ्लो चार्ट्स को पूरा एक मैप से समझेंगे ताकि अपना ये कवर हो सके। बाकी इनमें ये इतना सा पूछा जाता है किसको किससे जोड़ता है या फिर कहाँ पर स्थित है। देखो सबसे पहले देसूरी की नाल जो है वो किसको किससे जोड़ती है? तो देसूरी की नाल देसूरी को चारभुजा राजसमंद से जोड़ती है। किसको किससे जोड़ती है? देसूरी पाली को चारभुजा राजसमंद से कौन जोड़ती है? देसूरी की नाल। हाथीगुड़ा की नाल की अगर हम लोग बात करें तो हाथीगुड़ा की जो नाल है यह भी पाली को, यानी कि जो पाली क्षेत्र है, इसको कुंभलगढ़ से जोड़ती है। किसको किससे जोड़ती है? पाली को कुंभलगढ़ से जोड़ती है। सोमेश्वर की नाल की बात करें तो सोमेश्वर की नाल कहाँ पर है? आपके सोमेश्वर की नाल आपके राजसमंद राजसमंद के अंदर स्थित है। बस इतना सा याद रखना है। हाथी की नाल की अगर हम बात करें तो हाथी की नाल जो है इसके अंदर से इसका महत्व है कि वैसे इससे NH27 गुजरता है और पूर्व पश्चिम का गलियारा कौन सा? NH27 ये यहाँ से गुजरता है और ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है फुलवारी की नाल। वाक्कल व मानसी नदी का जो उद्गम है वो फुलवारी की नाल से होता है और देश की पहली ह्यूमन एनाटॉमी पार्क विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर? फुलवारी की नाल के अंदर क्या विकसित किया जा रहा है? देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। आगे देखो 5वें के बाद 6वें नंबर पर अगर हम देखें केवड़ा की नाल, तो केवड़ा की नाल कहाँ पर है? आपके उदयपुर के अंदर। 7वें नंबर पर चीरवा घाट, ये देश की पहली यातायात सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपके बोरंग घाट, जहाँ पर महत्व है राजस्थान का दक्षिणतम दर्रा है बोरंग घाट। 8वें नंबर पर देखो 7 के बाद 8वें नंबर को अगर हम देखें तो पगलिया या झीलवा की नाल, जो कहाँ पर है? आपके
राजसमंद के अंदर है। ये क्या करती है, पगलिया और झीलवा की नाल पाली से राजसमंद को जोड़ती है, पाली से राजसमंद को जोड़ती है। गोरम घाट को अगर आप देखोगे तो गोरम घाट के अंदर विशेषता है कि रेलवे लाइन्स गुजरती है गोरम घाट से, और राजस्थान का कश्मीर और दार्जिलिंग भी इसे कहते हैं, और डोडगढ़ रावली अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है। हल्दी घाटी की नाल की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अगर बात करें तो खमनोर के अंदर। कमली और खमली की बात करें तो ये आपके मेवाड़ राजसमंद के अंदर स्थित है। तो ये कंप्लीट आपके 12 दर्रे होते हैं, इनको आप लोग बार बार मैप को रीडिंग करते रहना, ये 12 दर्रे आपको कंफर्म याद हो जाएंगे कंटेस्ट। आगे देखो उत्तरी अरावली की बात करें तो इसका विस्तार, इसकी विशेषता, इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो सांबर जयपुर से लेकर आपके खेतड़ी झुंझुनू नीमका थाना तक इसका विस्तार है। सांबर कहाँ पर है, जयपुर में, यहाँ से लेकर आपके खेतड़ी तक किसका विस्तार है, उत्तरी अरावली का। किसका, उत्तरी अरावली का। इसकी आकृति कैसी दिख रही है आपको, कर्णवृत्त के जैसे, देखो ये कान के जैसी इसकी आकृति दिख रही है, इसीलिए कैसा है, ये कर्णवृत्त के समान इसकी आकृति है। यहाँ पर सर्वाधिक गैप पाए जाते हैं, अपन ने पढ़ लिया। सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है क्योंकि जयपुर सीकर जैसे जिले यहाँ पर है, इसलिए सर्वाधिक गैप जनसंख्या का जनगणना यहीं पर पाया जाता है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन भी कहाँ पर होता है, आपके इसी क्षेत्र के अंदर होता है, अरावली के इस क्षेत्र में होता है सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, कंप्लीट राजस्थान नहीं है, केवल अरावली की बात कर रहे हैं अपन लोग। देखो आगे देखो प्रमुख चोटियों की अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख चोटियों के अंदर देखो कौन कौन सी चोटियाँ हैं, उनको आराम से जूम करके देखेंगे। सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी, रघुनाथगढ़ कौन सी है, रघुनाथगढ़ जिसकी ऊंचाई 1055 है और कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। मालखेत का जो है वो 1052 है आपकी इसकी मीटर ऊंचाई, और कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। तो सीकर की दोनों चोटियाँ सबसे फर्स्ट और सेकंड कौन कौन सी है, सबसे बड़ी बड़ी सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ और मालखेत दोनों ही है, 1055 और 1052 है, यानी कि सबसे बड़ी चोटियाँ कहाँ पर है, सीकर में है। लोहागल झील की बात करें, लोहागल चोटी की बात करें तो 1051 है, झुंझुनू के अंदर है। और भोजागढ़ की बात करें तो 997 झुंझुनू के अंदर है। यहाँ पर देखो उत्तरी अरावली के अंदर 1000 की चोटियाँ केवल 3 ही है, कितनी है, केवल 3, उसके बाद 900 की स्टार्ट हो जाती है, और 900 की भी केवल 2 ही है। भोजागढ़ कितनी है, 997 मीटर झुंझुनू, और खो नागौरियन कहाँ पर है, आपके जयपुर के अंदर 920 मीटर की है। बहराज की बात करें तो 792 मीटर अलवर में है। बरवाड़ा की बात करें तो 786 मीटर जयपुर में है। बबई की बात करें तो 780 मीटर झुंझुनू के अंदर है। बिलाली 775 मीटर की है और कोटपुतली के अंदर है। मनोहरपुरा जो है 747 मीटर की है, वो जयपुर के अंदर है। बेराट की बात करें तो 704 मीटर है, कोटपुतली के अंदर है। सरिस्का की बात करें तो 697 मीटर है और अलवर के अंदर है। सिरावासा की बात करें तो 651 मीटर है और ये भी कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। भानगढ़ की बात करें तो 649 मीटर है और ये कहाँ पर है, अलवर में है। ठीक है, और जयगढ़ की बात करें तो 648 अलवर में है, और नाहरगढ़ 599 जयपुर के अंदर है। इससे भी छोटी छोटी आती जाएगी, लेकिन आपको याद क्या रखनी है, केवल ये 5 शुरू की जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। रघुनाथगढ़ 1055, मालखेत 1052 दोनों सीकर में, लोहागल झील भोजागढ़ दोनों झुंझुनू में है, लोहागल 1051 है, भोजागढ़ 997 में है। खो नागौरियन आपके जयपुर के अंदर है 920, और एक ये बरवाड़ा जो है ये आपको थोड़ा याद रखना है। बस ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें उत्तरी अरावली के अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है चोटियाँ। अब एक बार मध्य अरावली को भी देख लेते हैं, उसके बाद में अपन लोग जो है इनसे संबंधित सारे प्रश्नों को करेंगे। मध्य अरावली की अगर हम बात करें तो देखो मध्य अरावली जो है ये मेवाड़ पहाड़ी, और इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे मेरवाड़ा पहाड़ी, मेवाड़ नहीं है, मेरवाड़ा पहाड़ी है। ठीक है, और मेवाड़ मैदान को और मारवाड़ मैदान को अलग करती है कौन सी, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। इनका विस्तार टोटगढ़ यानी कि टोटगढ़ क्षेत्र के अंदर है। सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो गोरामजी या मोरामजी टोटगढ़ जो है वो सर्वोच्च चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 933 या 934 मीटर है। सेकंड नंबर पे तारागढ़ आती है 870 या 873 मीटर की। थर्ड नंबर पे नागपहाड़ आता है 795 मीटर का, जिससे लूनी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। इसके बाद देखो एक पहाड़ी और एक कुकरा पहाड़ी जो क्या है, गोलाकार रूप में ब्यावर में स्थित है। पुष्कर झील की अगर हम बात करें तो राजस्थान की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित क्या है, ये आपके झील है। एक चीज़ और देखो कि जो आपका नाग पहाड़ है, जो तारागढ़ आपका बना हुआ है, नाग पहाड़ और जो तारागढ़ जो चोटी है, इन दोनों के मध्य में कौन सी झील बनी हुई है, आना सागर झील। जो देखो नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में क्या है, आना सागर झील है। तारागढ़ के आपके इस दिशा में क्या है, पूर्वी मैदान, और नाग पहाड़ के इस दिशा में क्या है, पश्चिमी मैदान है। और अजमेर शहर बसा हुआ है पूर्वी मैदान के और तारागढ़ के मध्य के अंदर। आगे देखो कि अगर आप मध्य अरावली की बात करते हो तो इसकी औसत ऊंचाई है 700 मीटर यानी कि 550 मीटर, और इसकी विशेषता है न्यूनतम विस्तार वाला भाग है। ठीक है, देवगढ़ राजसमंद से इसका प्रारंभ होता है और सांबर जयपुर तक इसका अंत हो जाता है। और सांबर जयपुर से लेकर खेतड़ी से किसका प्रारंभ हो जाता है, आपके
उत्तरी अरावली का हो जाता है। देखो, और खेड़ ब्रह्मा से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक किसका चलता है? दक्षिणी अरावली का। तो मध्य अरावली का विस्तार अपन ने समझ लिया, इसकी प्रमुख चोटियाँ पढ़ ली है। घाटियों की बात करें तो पुष्कर घाटी, कौन सी घाटी? पुष्कर घाटी। इस पुष्कर घाटी के अंदर क्या बने? सबसे निचली घाटी है घूघरा घाटी, जिसमें आरपीएससी का क्या है? मुख्यालय है। और तारागढ़ घाटी, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का क्या बना हुआ है? स्मारक। नौसर घाटी और सूरमा घाटी भी आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी घूघरा घाटी, जिस पर क्या बना हुआ है? आरपीएससी का मुख्यालय बना हुआ है। प्रमुख दर्रों की अगर हम बात करें तो बर दर्रा, पखवाड़िया दर्रा, सूरा घाट, इनकी ट्रिक भी आपको बताएंगे। जो बर दर्रा है ये ब्यावर के अंदर है और इससे NH 25 गुजरता है। इसका पुराना नाम क्या है? जिसका NH 14 है, जो क्या यहाँ से गुजरता है। पखवाड़िया या पोरिया दर्रे की बात करें तो ये ब्यावर में है और ये ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। किसको? ब्यावर से मसूदा को जोड़ता है। सूरा घाट की अगर हम लोग बात करें तो सूरा घाट जो है ये आपके ब्यावर के अंदर है। कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर है। और यह जो है मेरवाड़ा और मेवाड़ से जोड़ता है। मेरवाड़ा को किससे जोड़ता है? मेवाड़ से जोड़ता है। देखो, ट्रिक बात करें तो देखो, कपि उस बाप को शिव सुरा दे, कपि उस बाप को शिव सुरा दे, ये क्या इसकी ट्रिक है। अब देखो, इस ट्रिक को अपन लोगों को सारे दर्रे जो है अपने मध्य अरावली के अंदर, उन सबको अपन लोगों को याद करने में आसानी होगी। कैसे होगी? देखो, समझने की बात करो। कपि उस बाप को शिव सुरा दे, कैसे आपका कचवालिया हो चुका है कपि, कैसे कचवालिया, पी से पीपली, उससे उससे आपके बनता है उससे उदाबारी, सह से स्वरूप घाट, बा से आपके बन गया बर और आपके पै से बन गया पखारिया। इसके बाद देखो, को का कोई मतलब नहीं है, शिव सुरा दे। इसके बाद देखो, पै से आपके कौन कौन बन गया? पखवारिया, और ठीक है पखवारिया बन चुका है। शिव से बन चुका है शिवपुरा और सूरा से बन चुका है सूरा घाट। यानी कि कभी उस बाप को शिव सुरा दे, यानी कि इसमें टोटल 9 घाट अपने किस में है? मध्य अरावली के अंदर है। और इन 9 घाट को आपको पता याद रखना है। इसके बाद अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी जो है, कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तरी अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। तो देखो, बेराट आपकी इधर आ चुकी है, सिरावासा और नाग पहाड़, बिलाली। तो देखो, नाग पहाड़ आपके मध्य अरावली के अंदर हमने पढ़ा था, जो तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिससे लूणी नदी आपके उद्गम होती है। लूणी नदी का उद्गम होता है। तो ये आपके कौन से? मध्य अरावली का है। ये आपकी उत्तरी अरावली की नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, भानगढ़, बिलाली, सिरावासा श्रेणी कौन सी श्रेणी के अंदर आती है? तो ये सारी उत्तरी अरावली के अंदर आती है। जस्ट ऑप्शन के अंदर अपन लोग देख कर आए थे। अब देखो, एक अपन लोग जो है इसमें से कुछ किले, कुछ नदियाँ कहाँ से जो है वो निकलती है, उनके ऊपर अपन लोग चर्चाएं कर लेते हैं। यानी कि कौन कौन से किले हैं उनको समझना है अपने को। अब सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए यही है। देखो, अब अपन लोग जो है सबसे पहले इसमें से अपना कुछ छूटा तो नहीं है ना, कंप्लीट अपन ने इसको समझ लिया है। अब अपन लोग जो है लास्ट अपनी स्लाइड बची हुई है कि अपने को जो है किले समझने हैं, कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से किले बने हुए। देखो, सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे अरावली की प्रमुख पहाड़ियों के अंदर। तो अपना जो मालखेत के अंदर, मालखेत की पहाड़ी है, ठीक है। सीकर के अंदर मालखेत पहाड़ी रह गई और झुंझुनू के अंदर पालखेत है और झुंझुनू के अंदर एक और एक खेतड़ी की। अब देखो, ईगल पहाड़ी जो अपनी जयपुर के अंदर है, इस पर जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जयगढ़ का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर? ईगल पहाड़ी पर है। वैसे ही मीणाओं का आदिम स्थान या बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काली खो, जयपुर में। और बबई आपके जयपुर में है ही सही, चूलगिरी आपके जयपुर के अंदर है ही सही, देवगिरी भी आपके दौसा के अंदर है। छोत का बरवाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर, और इस पर छोत माता का मंदिर बना हुआ है। लेकिन बरवाड़ा की पहाड़ी आपके जयपुर के अंदर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। छोत का बरवाड़ा कहाँ पर है? आपके सवाई माधोपुर में। और बरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। सीसा जस्ता का उत्पादन कहाँ से होता है? छोत के बरवाड़े से इसका उत्पादन होता है। देखो, त्रिकुट पर्वत जो है, इस पर केवला देवी का मंदिर बना हुआ है। करौली के अंदर जो त्रिकुट पर्वत है, इस पर किसका मंदिर बना हुआ है? केवला देवी का मंदिर बना हुआ है। एक तो है आपका त्रिकुट पर्वत और एक है आपके त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? जैसलमेर में। और त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है? आपके करौली के अंदर है। त्रिकुट पहाड़ी पर आपके क्या बना हुआ है? सोनारगढ़ का दुर्ग। और त्रिकुट पर्वत पर क्या बना हुआ है? केला देवी का मंदिर बना हुआ है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर के मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। वहीं नानी शिरडी पाली के अंदर सोजत दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सोजत दुर्ग बना हुआ है। ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो देखो, सारण की पहाड़ियाँ जो पाली में है, इन पर रावचंद्र सेन की क्या बनी हुई है? छतरी। और कंकांचल झालोर का दुर्ग किस पर बना हुआ है? कंकांचल पर्वत के ऊपर बना हुआ है। नील या हेमंत गिरी के ऊपर किसका कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। वैसे नैना नानी या जो बयाना भरतपुर के अंदर है, इसके अंदर बादशाह का दुर्ग बना हुआ है। दौसा का दुर्ग किस पर बना हुआ है? देवगिरी के अंदर बना हुआ है।
ये सारे सारे अपने दुर्ग हो चुके हैं जो अरावली के ऊपर अपने बने हुए थे। इनमें से अपना एक क्वेश्चन बनता है, उस एक क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतीय श्रेणी में नहीं बनता है? देखो, कुंभलगढ़ आपका बनता ही है, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ आपका बन ही रहा है, नाहरगढ़ आपका बन चुका है, अपन ने अभी जस्ट यहाँ पर पढ़ा था। यहाँ पर नाहरगढ़ जो है आपके जयगढ़, दुर्ग, नाहरगढ़ आपके अरावली के अंदर ही बनते हैं। देखो, घाघरोन का दुर्ग आपका झालावाड़ में बनता है। कहाँ बनता है? झालावाड़ में बनता है। और झालावाड़ कहाँ पर है? हाड़ौती क्षेत्र में है। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने अरावली का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो चुका है, मरुस्थल का भी कंप्लीट हो चुका है। मरुस्थल सबसे बड़ा था, इसलिए अपने को इसमें 3 क्लासें लग चुकी थी। अरावली के अंदर अपने को एक ही क्लास में कवर कर लिया। अब कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि मैदान और हाड़ौती का पठार एक ही क्लास में कवर हो जाए और उसके बाद अपन नए टॉपिक को शुरू कर सके। लेकिन इतना है कि हमने हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में समझा है, किसी भी पॉइंट को अपन ने नहीं छोड़ा है। तो ये क्लास अपनी यहीं पर ख़त्म होती है। इस क्लास की कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर आपको ऐसी और भी क्लासेस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही ज्योग्राफी का ख़त्म होगा उसके बाद हिस्ट्री आएगी, कल्चर आएगी, उसी तरीके से पॉलिटिकल आएगी, सब्जेक्ट्स भी आएगी, सबकी क्लासें आती रहेगी। हम निरंतर और सभी की इसी तरीके से कोर्स लॉन्च करते रहेंगे। और बाकी PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई पर्सनल डाउट है, यानी कि किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही है और उसके कमेंट का रिप्लाई अगर टाइम से नहीं हुआ है किसी कारण के कारण, तो आप उसमें हमारे बायो के अंदर या डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम ID मिलेगी, आप वहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर हमारे प्रॉब्लम है, तो आपकी वहाँ पर भी हेल्प की जाएगी। अब देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ये टॉपिक आज कवर कर लिया है। अब अपना जो मैदान और हाड़ौती के प्रदेश का टॉपिक है वो अपन कल की क्लास के अंदर कवर करेंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करना, ताकि ऐसी क्लासें वो भी मिस ना कर सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।